संसार की सबसे ऊंची चोटी जहां हवा प्रचंड है, एक वीरान मृत्यु क्षेत्र जहां मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। हर सांस ठंडी आग की तरह फेफड़ों को जला देती है। एवरेस्ट कहे जाने वाले इस पहाड़ पर कई लोग मर चुके हैं। एवरेस्ट। जब मैं बच्चा था, मेरे पिता ने कहा था कि दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ देवताओं का निवास है। मेरे लोग शेरपा बौद्ध हैं। एवरेस्ट को हम शिखर पर रहने वाली देवी चोमोलोमा के नाम से बुलाते हैं। 50 से भी अधिक सालों तक जिसने भी इस पर चढ़ने की कोशिश की वो असफल रहा या मर गया। और तब 1953 में दो पहले पर्वतारोही शिखर पर पहुंचे, एडमंड हिलेरी और मेरे पिता तेनजिंग नॉर्गे। जब मैं सिर्फ 5 साल का था तो मैंने पहाड़ के देवताओं के नाम घी के दिए जलाए थे, जिन्होंने शिखर पर मेरे पिता की रक्षा की थी। उन्होंने कहा था कि पहाड़ ने उन्हें अपार शक्ति दी है। मुझे लगता था वे दुनिया के सबसे बहादुर व्यक्ति थे। एवरेस्ट पर उनके चढ़ने के 43 साल के बाद अब शिखर पर चढ़ने की मैं अपनी तैयारी कर रहा हूं। लगता है ये तो मेरे खून में ही है। सबसे पहले मैंने सीखा खुद को रोकना। यही एक तरीका है जिससे आप बर्फीली ढलान पर गिरकर फिसलने से स्वयं को बचा सकते हैं। एवरेस्ट की चोटी के पास लोत्से फेस करीब 1 मील ऊंची बर्फ की दीवार है। मेरे पिता उस पर चढ़ गए थे और 43 साल बाद मैं उसी रास्ते चढ़ूंगा। इस वसंत में जैवलिन एक एवरेस्ट अभियान में शामिल हो जाएगा, जिसके नेता सिएटल के एड विस्टर्स होंगे। एड एवरेस्ट पर 4 बार चढ़ चुके हैं। वो हर रोज अभ्यास करते हैं, यूटा में छुट्टी बिताते समय भी। मैं अपने साथ एक कुशल आरोहियों का दल लाया हूं, जो एवरेस्ट के भूगर्भ का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों की मदद करेंगे। इस साल मेरी मंगेतर पौला बेस कैंप की मैनेजर होगी। हम शादी के सिर्फ 2 हफ्ते बाद ही एवरेस्ट पर जा रहे हैं। मेरे हिसाब से एवरेस्ट पर हनीमून सस्ता रहेगा। घंटे की बाइक राइड को वर्कआउट कहती हूँ और वो कहता है वार्म अप। इस दल की तीसरी मुख्य आरोही होंगी बार्सिलोना स्पेन की दक्ष युवा पर्वतारोही एरासेली सेगारा, जो कई ऊंचे पहाड़ चढ़ चुकी है, मगर वो विख्यात है रॉक क्लाइंबिंग के लिए। मुझे समंदर के किनारे समय बिताना अच्छा लगता है, लेकिन पर्वतों पर चढ़ना उससे भी अधिक। मैं कुछ साबित करने की कोशिश नहीं कर रही। मुझे पर्वतारोहण प्यारा लगता है। ये मेरा पागलपन है बस। अगर वो एवरेस्ट की चोटी चढ़ने में सफल होती हैं, तो इतिहास में एरासेली पहली स्पेन की महिला होंगी।
जबकि वो मेक्सिको में प्रशिक्षण ले रही हैं, उनका लक्ष्य यहाँ से आधी दुनिया दूर है। एवरेस्ट की चोटी दुनिया की सबसे ऊंची पर्वतमाला हिमालय का हिस्सा है, जो एशिया के बीचों बीच 1500 मील तक फैला है। इसकी बर्फीली चोटियों से बहुत नीचे सब ट्रॉपिकल जलवायु की घाटियों में बसी है नेपाल की राजधानी काठमांडू। ये शहर मुझे बहुत प्यारा है। 1953 में मेरे पिता और हिलेरी यही काठमांडू से यात्रा पर निकले थे। 15 मार्च को हमारे दल के लोग भी अपनी योजना बनाने यही जुटेंगे। अंग्रेज वैज्ञानिक रॉजर बिलम की मदद के लिए पर्वतारोही काठमांडू आए हैं। रॉजर चाहते हैं कि ये दल एवरेस्ट की चोटी पर यंत्रों को रख दे ताकि वो इसके भूगर्भ का अध्ययन कर सके। जापान की सुमियो सुजुकी इस अभियान को डॉक्यूमेंट करेंगी। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें एवरेस्ट पर चढ़ पाने की शक्ति है? नहीं जानती कि मुझ में कितनी शक्ति है। अभी एवरेस्ट पर चढ़ी नहीं। देखना है मुझे। हमारे पास कुल मिलाकर 3 टन सामान है, जिसमें से आधे से 2/3 शायद खाने का ही है। यही मेरा सपना रहा बचपन से ही कि मैं शिखर पर चढ़ूं। कल हम हेलीकॉप्टर से एवरेस्ट के निचले पहाड़ियों तक पहुंचेंगे। आने वाली मुसीबतों से रक्षा के लिए पूजा चक्रों को घुमाने में सुमियो मेरा साथ दे रही है। बाद नहीं, बस ऐसे अपलोड कर देंगे। पेट के भाड़े पर लिए चाचा रूसी हेलीकॉप्टर को देखकर तो मुझे लगा कि जितनी हो सके उतनी पूजा कर ही लेनी चाहिए। सामान ढोने वाला ये हेलीकॉप्टर बेस कैंप की ऊंचाई तक नहीं जा सकता, मगर 9000 फीट तक तो ले ही जाएगा। वहां से 30 मील चलकर ही माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक जाएंगे। दुनिया की ऊंची से ऊंची चोटियों पर चढ़ना मुझे अच्छा लगता है और अधिकतर तो हिमालय में ही है, और रॉजर को पता है कि ऐसा क्यों है। पैरासेलिक को ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ने का नशा है और वो कैसे बनते हैं यही जानना रॉजर बिलम का उद्देश्य है। महादेश वस्तुतः घूमते हैं और जब 2 विशाल पृथ्वीखंड टकराते हैं तो पत्थरों को कहीं जाने के लिए जगह तो चाहिए ही, और वो ऊपर जाते हैं। इसी टकराव ने हिमालय पर्वतमाला को ऊपर धकेला है। करीब 10 करोड़ साल पहले भारत कहा जाने वाला भूखंड अपने उत्तर एशिया की ओर खिसकने लगा था। जब महादेश टकराए तो भारत का एक हिस्सा एशिया के नीचे चला गया और बीच की जमीन दबाव से ऊपर उठ गई। उसी से बना हिमालय। भारत अभी भी एशिया के नीचे घुसता जा रहा है, इसीलिए हर साल हिमालय 1/4 इंच और ऊंचा हो जाता है। 29,028 फीट पर माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से 5.5 मील ऊपर दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ है। भूखंड की छोटी छोटी गतिविधियां ऊंचे पहाड़ों को जन्म देती हैं और रॉजर अपने जीपीएस यंत्रों से उन्हें रिकॉर्ड कर लेते हैं। रॉजर तो वो खुश दिखता है जब वो अपना ज्ञान दूसरों को बताता है। उसके लिए तो भूगर्भ एक जीवंत प्राणी है। पृथ्वी के अंदर की वेगवान शक्तियां जो इन पहाड़ों को 5 मील ऊंचा बना देती हैं, भयानक भूकंप का कारण भी बन जाती हैं। खुमजुम जैसे गांव में कुछ ही मकान ऐसे बने हैं जो इन झटकों को सह सकते हैं। हम भूकंप की भविष्यवाणी नहीं कर सकते, पर यदि हमारा दल एवरेस्ट के ऊपर जीपीएस माप लेने में सफल हुआ तो हमारे आंकड़े और भी सही हो जाएंगे। 13,000 फीट पर एक एकांत टीले पर बसा है ध्यान बोझ का बौद्ध विहार। तैतालीस साल पहले मेरे पिता एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए देवता का आशीष लेने इसी बौद्ध विहार में रुके थे। शेरपाओं का विश्वास है कि पूजा करने वालों की तो पर्वतीय देवता रक्षा करते हैं, मगर खराब नियत वालों पर क्रोधित भी होते हैं।
मृत्यु दंड भी देते हैं। इसीलिए पर्वत का सदा आदर ही करना चाहिए। सामान ढोने वाले 60 याकों के दस्ते के साथ हम बेस कैंप जा रहे हैं, यहाँ से 5000 फीट ऊपर। सेहतमंद आदमी भी ऊंचाई की बीमारी से मर सकता है, मगर यदि आरोही धीरे धीरे चढ़े तो शरीर कम ऑक्सीजन के लिए तैयार हो जाता है, जिसे जलवायु के अनुकूल बनना कहते हैं। खून की लाल कोशिकाओं की संख्या दुगनी हो जाती है ताकि वो अधिक मात्रा में ऑक्सीजन जमा कर सके। 29,000 फीट की ऊंचाई पर किसी का जिंदा रहना ही एक अद्भुत उपलब्धि लगती है। अगर किसी को समुद्र तट से सीधे एवरेस्ट की चोटी पर ले जाया जाए तो कुछ मिनटों में ही वो बेहोश हो जाएगा और फिर जल्दी ही दम तोड़ देगा। पत्थरों के ये स्मारक, जिन्हें यहाँ चोटन कहते हैं, एवरेस्ट पर शहीदों की यादगार हैं। खुम्बू पहुँचते ही इन चोटनों को देखकर पहाड़ों पर मरे लोगों की याद आती है जिन पर हम चढ़ने जा रहे हैं। 2 अप्रैल को हम एवरेस्ट के नीचे तक पहुंच गए हैं। यहाँ एक विशाल ग्लेशियर पर हम बेस कैंप बनाते हैं। हमारे कैंप के पास दर्जनों दूसरे कैंप लगे हैं। सभी की मंजिल एक ही है, वो चोटी जो अब सिर्फ 2 मील ऊंची है। एड को फिक्र है कि पहाड़ पर कुछ ज्यादा ही दल जमा हो गए हैं, जिनमें से कुछ तो बिल्कुल ही अनुभवहीन लगते हैं। संचालन के इस बेस कैंप से सामान का भार बांटने और मजबूत शेरपाओं द्वारा ऊपर भेजने की जिम्मेवारी जैमलिंग की है। मेरी तरह बहुतेरे शेरपा बिना बीमार हुए या सांस की तकलीफ के भारी बोझ ऊपर तक ढो सकते हैं। हमारे खून में ऑक्सीजन अधिक होता है, इसलिए जब मैं कहता हूँ कि पहाड़ चढ़ना तो मेरे खून में है तो मैं मजाक नहीं करता। दल के सभी लोग मुझे बेहद अच्छे लगते हैं, मगर मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे हनीमून पर 30 लोग होंगे। 30 भूखे लोग। बड़े बावर्ची को चंबा कहते हैं। ये हमेशा ही गाता रहता है, हंसता रहता है। सच, ये बहुत ही मजेदार आदमी है। दिन में कई बार बेस कैंप पर पर्वत खंडों के टूट कर गिरने की दहाड़ आती रहती है। एवरेस्ट पर 150 आदमी मरे हैं। करीब 1/3 की मौत तो गिरती बर्फ की चपेट में हुई है। हम लोग उसी रास्ते से जाएंगे जिससे 1953 में मेरे पिता और एडमंड हिलेरी गए थे। इसमें 3 बेहद खतरनाक इलाके हैं। पहला है खुम्बू का हिमप्रपात, जहां बिना किसी चेतावनी के ही बर्फ के बड़े स्तंभ गिरते रहते हैं। इसके ऊपर है 4000 फीट ऊंची बर्फ की सीधी खड़ी दीवार, लोत्से फेस। और तीसरा खतरनाक इलाका है चोटी के पास का दक्षिणी पूर्वी रिज। हिमप्रपात 500 फीट गहरे जमी नदी की तरह है, जो करीब 4 फीट प्रतिदिन के हिसाब से नीचे खिसकती है। कुछ विशाल हिमखंड का वजन तो 40 टन तक होता है, जो अचानक टूट पड़े तो आपको क्षण भर में पीस दे। हिमप्रपात में सीढ़ियां खूब काम आती हैं। उसका अभ्यस्त होने में वक्त लगता है। मैं शुरू में ही गिरना पसंद करती हूँ कि बाद में मुझे फिर गिरना नहीं पड़े।
ओर देखते हैं तो अंदाज नहीं लगता कि खाई कितनी गहरी है। मैं तो पता भी नहीं करना चाहती। शेरपा कहते हैं कि अगर आप इसमें गिरे तो सीधे अमेरिका पहुंच जाएंगे।